फोटो नहीं आती अच्छी। देखो फर्स्ट चैप्टर लिखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट। मान लो कभी पूछा जाता है कि सॉल्यूशन में एटलीस्ट कितने कंपोनेंट होने चाहिए, तो कभी भी सिंगल कंपाउंड सॉल्यूशन नहीं होता है। सॉल्यूशन की मीनिंग एटलीस्ट दो कंपोनेंट होते ही है। जैसे हम ले लें वाटर, तो वाटर एक सॉल्यूशन नहीं है। यदि वाटर में कोई दूसरा सब्सटेंस हम डिजॉल्व कर दें तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। तो कितने कंपोनेंट हो गए, दो। यदि किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है तो वो कहलाता है बाइनरी सॉल्यूशन, और यदि तीन कंपोनेंट है तो वो कहलाएगा टर्नरी सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन में ओनली वन कंपोनेंट ही सॉल्वेंट होता है और रिमेनिंग कंपोनेंट क्या होंगे, सॉल्यूट कहलाएंगे। जैसे टर्नरी सॉल्यूशन है, कभी कभी पूछा जाए टर्नरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट सॉल्यूट हैं, तो दो कंपोनेंट होंगे सॉल्यूट और वन कंपोनेंट क्या होगा, सॉल्वेंट। और मीनिंग मालूम है कि सॉल्वेंट किसको कहते हैं, जिस कंपोनेंट का अमाउंट ज्यादा होता है इन कंपेयर टू अदर, वो कंपोनेंट कहलाते हैं सॉल्वेंट। ठीक। अब सॉल्यूशन में फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेस पर सॉल्यूशन को 9 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। जैसे कभी पूछा जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशन आर 9 टाइप्स होते हैं। ठीक। अब इसमें जैसे हमने ले लिया कि सॉल्वेंट, ध्यान देना, तो सॉल्वेंट की 3 स्टेट आप बनाएंगे। कौन सी स्टेट रहेगी, एक रहेगी सॉलिड, एक रहेगी हमारे पास क्या लिक्विड, और एक क्या रहेगा अपने पास में गैस। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड हो, दैट इज कॉल्ड द सॉलिड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड हो तो वो कहलाएगा लिक्विड सॉल्यूशन, और जिसमें सॉल्वेंट गैस है वो कहलाएगा गैस सॉल्यूशन। तो कभी कभी एग्जांपल में अपन को दे देते हैं, कोई एग्जांपल दे दिया, अब ये पूछते हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन है या लिक्विड सॉल्यूशन है या गैस सॉल्यूशन है। जैसे मान लो हमारे पास आ गया हाइड्रेटेड सॉल्ट, तो हाइड्रेटेड सॉल्ट किस में आएगा, तो सॉल्ट नॉर्मली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, और हाइड्रेटेड का मतलब क्या हो गया, वाटर हो गया। तो उसमें वाटर हो जाएगा सॉल्यूट और साल्ट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो वो क्या कहलाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक। जैसे एयर, तो एयर किस में आ जाएगी, गैस सॉल्यूशन में आ जाएगा। ठीक। तो आपको ये देखना है कि मेजर कंपोनेंट की स्टेट क्या है, जो उसमें मेजर कंपोनेंट की स्टेट होगी वही वो उस टाइप के सॉल्यूशन में आ जाता है। जैसे हम लेते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, तो कोल्ड ड्रिंक्स किस में आ जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन में आएगा। लेकिन अब आपको एग्जांपल तो वहां मिलेंगे, फिर ये पूछा जाता है इसमें सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है। जैसे हमने कहा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन द सरफेस ऑफ पैलेडियम, तो अब आप इसको किस सॉल्यूशन में रखेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन में। तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉलिड, और फिर सॉल्यूट क्या हो जाएगी, गैस हो जाएगी। मिनी समझ में आ गई। अब जैसे हमारे पास आया एल्कोहल इन वाटर, जिसमें आ जाएगा लिक्विड एंड लिक्विड में आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी हमें एग्जांपल दिया जाता है तो इसमें सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है, ये आपको समझना रहेगा। कितनी मिनट समझ में आ गई। अब जैसे एक एग्जांपल दीजिए आप, हमने ये कहा एलॉयज, एलॉयज किस में आ जाएंगे, सॉलिड में आ जाएंगे। तो यहां पर सॉलिड सॉल्यूशन में लिक्विड भी सॉल्वेंट भी सॉलिड है और से सॉल्यूट भी क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। तो कितने टाइप के सॉल्यूशन बन जाते हैं, 9 टाइप्स के। इतनी मिनट समझ में आ गई, एग्जांपल भी आपकी समझ में आ गए। अब इसके बाद में दूसरा आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक। तो कंसंट्रेशन के बेस पर सॉल्यूशन को कितने टाइप पर डिवाइड किया गया है, कंसंट्रेशन के बेस पर सॉल्यूशन को 5 टाइप पर डिवाइड कर दिया गया है। ठीक, ध्यान देना।
ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। देखिए, कंसंट्रेशन की मीनिंग ये होती है कि आपने जो सोल्यूशन बनाया है तो सॉल्यूट का अमाउंट उसमें कितना प्रेजेंट है वो कहलाया कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के बेस पर सॉल्यूशन को 5 टाइप से डिवाइड कर दिया गया। ठीक, अब वो 5 टाइप आपको मालूम होंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, 2 हो गए। फिर इसके बाद अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन 5 टाइप के होते हैं। ठीक, अब इसमें से आपको एग्जांपल ध्यान रखना है कि हमारे पास में सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मीनिंग क्या होती है। देखिए, सुपर सैचुरेटेड का मतलब हो जाता है कि जब कोई भी सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया और सैचुरेटेड होने के बाद में जब सॉल्यूट को हम और डिसॉल्व करते हैं तब वो सॉल्यूशन क्या बनता है, सुपर सैचुरेटेड बनता है। मीनिंग समझ में आ गई। और सुपर सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि ये बाय चेंज द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ही उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट को और डिसॉल्व किया जाता है। देखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मीनिंग क्या है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब यह हुआ कि आपने एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉल्यूट को आप डिसॉल्व करते जाते हैं, डिसॉल्व होता गया। एक कंडीशन ये आती है कि जो सब्सटेंस हम जितना डिसॉल्व करते हैं, ध्यान देना, उतना सब्सटेंस नीचे आकर क्या होता है, प्रेसिपिटेट होने लगता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि जो हमने डिसॉल्व किया वही डायरेक्ट यहां आके प्रेसिपिटेट हुआ है या कि जो पहले से डिसॉल्व था वो प्रेसिपिटेट हुआ है और जो हमने मिलाया वो डिसॉल्व हो गया है। तो ध्यान देना, जो हम मिलाते हैं वो तो डिसॉल्व होता है, लेकिन जो पहले से डिसॉल्व था वो नीचे आके क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। यानी जो डिसॉल्व्ड सब्सटेंस था वो प्रेसिपिटेट होता है, जो आपने ऐड किया है वो प्रेसिपिटेट नहीं होता, वो क्या होगा, डिसॉल्व होगा। इतनी समझ में आ गई। तो ठीक यहां पर प्रेसिपिटेट होने की जो पहले की कंडीशन है उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और यदि वो सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया है तो यही अपन उसको वेरीफाइड करते हैं। यदि हमने 1 मिलीग्राम भी मिलाया तो 1 मिलीग्राम सब्सटेंस नीचे आके क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। तो जो सेटल डाउन होने वाला सब्सटेंस है वो कौन सा है, जो पहले से यहां पर डिसॉल्व था। इतनी समझ में आ गई। अब सैचुरेटेड होने से के बाद हम बनाते हैं सुपर सैचुरेटेड, तो वो कैसे बनेगा, क्योंकि वो तो नीचे आके यहां पर क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर एंड प्रेशर पर। समझना, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, सॉलिड सब्सटेंस पर प्रेशर का कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। ये केवल किसके लिए होता है, अपने पास टेम्परेचर का होता है। इसमें कि यदि आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो सॉलिड सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाती है, और यदि प्रेशर चेंज करते हैं तो गैस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, चेंज होती है। मीनिंग समझ में आ गई। तो यदि हमारे पास में सॉलिड सब्सटेंस को डिसॉल्व करना है तो जो टेम्परेचर पहले था उस टेम्परेचर से आप आगे बढ़ा दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ठीक, कि यहां पर 100 ग्राम मैंने वाटर लिया था, 100 ग्राम वाटर में 35 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिलाया और टेम्परेचर रखा था मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये बना था सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, अब यदि आपसे कहा जाता है कि इस सोडियम क्लोराइड का और अमाउंट डिसॉल्व करें, तब क्या करेंगे आप, तब हम क्या करेंगे, हम जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया था इस टेम्परेचर को और इंक्रीज कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
अब मान लेते हैं कोई गैस सब्सटेंस है, तो गैस सब्सटेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेशर इंक्रीज करना, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर यदि हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इतनी मिनट समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास में आता है कि जो आपने सोल्यूशन बनाया, इस सोल्यूशन में कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है। अच्छा, कंसंट्रेशन यूनिट में आपको समझना क्या है, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन तो आजकल आपके सीबीएसई बोर्ड में तो शायद ही है कि इनकी डेफिनेशन पूछी जाए, लेकिन जो इनसे रिलेटेड छोटे क्वेश्चन है वो जरूर पूछ लिए जाते हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि जिन यूनिट में मास हो सॉल्वेंट का, तो वो यूनिट जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। आगे बात समझ में। जैसे हमारे पास मोलरिटी, मोलरिटी के अपन क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर, यूनिट ध्यान देना, मोल पर लीटर। जब ये मोल पर लीटर होगा तो वॉल्यूम लीटर में आ गया, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और आपको मालूम है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम बढ़ेगा। अब जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये भी ध्यान देना है आपको। मान लो कभी पूछा जाए कि यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम की मोलरिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अपने पास में जो मोलरिटी पर जो है वॉल्यूम बढ़ने से मोलरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो मोलरिटी होती है, मोलरिटी में हम क्या लिखते हैं, मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक, मोल पर केजी होता है और मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से। इसलिए जो मोलरिटी होगी वो क्या रहेगी, यहां पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जैसे क्वेश्चन आता है कि हाउ डज द मोलरिटी रिलेटेड टू द टेम्परेचर, तो अपन को केवल जवाब देना है कि मोलरिटी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर बिकॉज मोलरिटी डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सब्सटेंस एंड मास डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। कितनी मिनट समझ में आ गई। लेकिन वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ठीक। जहां भी आपको मास आ जाए, जैसे अपने पास आता है मास फ्रैक्शन आया, तो मास फ्रैक्शन में भी अपान में मास ही रहेगा, तो ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक। अब हम यहां पर एक एक चीज समझते हैं जल्दी जल्दी। जैसे सबसे पहला है हमारे पास परसेंटेज। परसेंटेज में आपको कैसे फाइंड करना है, पर 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है वो कहलाता है परसेंटेज। आपको कितना भी सॉल्यूशन दिया जाए लेकिन आपको कैलकुलेट कितने में करना पड़ेगा, 100 पार्ट पर ही करना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें मेनली दो टाइप के अपन पढ़ते हैं, बाय मास यानी W/W एक पढ़ेंगे, ठीक, और दूसरा यानी W/V, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर सॉल्यूट तो मास रहेगा ही, सॉल्यूशन भी क्या रहेगा, मास रहेगा। यहां सॉल्यूट क्या रहेगा, मास, और सॉल्यूशन क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, ठीक। जैसे हमारे पास कहीं आ जाता है, कई जगह क्वेश्चन आता है कि 5% ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड कीजिए, टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और वहां लिख देते हैं क्या, W/V। इसका मतलब यह हुआ कि 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक। तो ये आपको इतना ऐसे इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा हमारे पास आता है स्ट्रेंथ क्या है। तो देखिए जो स्ट्रेंथ होती है ये हमेशा ग्राम पर लीटर पर ही निकाली जाती है। कहीं भी यदि स्ट्रेंथ आता है तो स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर लीटर। अब जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल अपन लें कि हमारे पास में 5 ग्राम ग्लूकोज, ठीक, कितने में डिजॉल्व है, 100 ml में प्रेजेंट है। तो बताइए इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी। तो जब 100 ml में कितना है, 5 ग्राम है, तो 1000 ml में कितना हो जाएगा, 50 ग्राम। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, 50 ग्राम पर लीटर हो जाएगी। कितना भी दिया जाए, जब भी आपको स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना होगा
तो 1 लीटर वॉल्यूम पर ही सॉल्यूट का अमाउंट कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ 100 ml में 5 ग्राम है, तो 1000 ml में कितना हो जाएगा? 50 ग्राम पर लीटर इसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी। स्ट्रेंथ की मीनिंग समझ में आ गई? अच्छा, अब इसके बाद में जैसे हमारे पास आता है मोलरिटी, तो मोलरिटी में आप लोग क्या करेंगे? सिंपल से फार्मूले पहले याद रखें। मोलरिटी का फार्मूला हमने पढ़ा था पहले। मोलरिटी की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? दो वर्ड आपको याद रखना है। इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। किसके मोल है ये? सॉल्यूट के। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलरिटी को अपन ने किया, मोल्स कैसे निकालते हैं हम? मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। किसके मोल थे? सॉल्यूट के। तो अपन कहेंगे मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ये निकलाया। प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन यानी इनटू पर लीटर यानी अपॉन से वॉल्यूम आपने किसमें ले लिया? लीटर में ले लिया। और यदि मान लो आपको मिलीलीटर में दिया है तो आप यहां क्या कर देंगे? 1000 कर देंगे और यहां पर वॉल्यूम क्या कर दिए? मिलीलीटर। ठीक, अब अपन को ये देखना है, ये मोल्स हो गए, ठीक, और 1000 से मल्टीप्लाइड कर दिया तो मिलीमोल्स हो गए। ठीक, अब कहने का मतलब ये हुआ कि मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर इक्वल टू क्या बना आपके पास में? WB अपॉन MB इंटू 1000। तो मिलीमोल मान लो यदि कभी भी आ जाए छोटा सा क्वेश्चन, इसके मिलीमोल फाइंड कीजिए, तो मिलीमोल का मतलब क्या करें? जो मोलरिटी दी गई है और वॉल्यूम जो मिलीलीटर में दिया गया है उनको मल्टीप्लाइड कर दो तो क्या निकलाते हैं? मिलीमोल। ठीक, अब जैसे मान लो आपसे हम ये कहें कि 0.2 मोलर HCl ऑफ 100 ml, कैलकुलेट इट्स मिलीमोल। अब कितना सिंपल हो गया? मोलरिटी कितनी है? 0.2, वॉल्यूम मिलीलीटर में कितना दिया? 100। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर क्या निकलाते हैं? मिलीमोल। तो कितने मिलीमोल हो जाएंगे? 0.2 में 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 20 मिलीमोल आ गए। इतनी मिनी समझ में आ गई। अब दूसरा, जैसे हमारे पास में क्वेश्चन दूसरे टाइप से दे रहा है। क्या दे रहा है? उन्होंने दिया कि 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH, इसके मिलीमोल बताइए। ठीक, तो 5 ग्राम NaOH तो इसके मिलीमोल कैसे बताएंगे? तो अभी मैंने इस फार्मूले पे आइए, मास ऑफ द सॉल्यूट 5 ग्राम, मोलर मास ऑफ NaOH कितना हो जाएगा? 40, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? 1000, तो वो क्या निकलाएंगे? मिलीमोल। तो यदि आपको अमाउंट भी दिया जाए तो भी मिलीमोल निकाल सकते हैं, और यदि मोलरिटी एंड वॉल्यूम इन मिलीलीटर में दिया है तो भी आप फाइंड क्या कर सकते हैं? मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। इतनी मिनी समझ में आ गई मोलरिटी एंड मिलीमोल निकालने से। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है नॉर्मलिटी क्या है। देखिए, नॉर्मलिटी में आपको समझना है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज द नॉर्मलिटी। मेरी समझ में आ गई। अब एक रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू एसिडिटी और बेसिसिटी। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक, अब हमारे पास बात यह आ गई कि कभी भी जैसे ये पूछा जाए कि 0.2 मोलर H2SO4 है तो बताइए इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी? 0.2 मोलर H2SO4 की नॉर्मलिटी क्या होगी? तो नॉर्मलिटी इक्वल टू हमने क्या लिखा? मोलरिटी 0.2 इंटू, अब H2SO4 जो है कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है? 2 करता है, तो आप 2 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4।
ये आ जाएगी नॉर्मलिटी। इतना भी समझ में आ गया। तो कभी भी एक छोटा सा क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि 0.2 मोलर H2SO4 की नॉर्मलिटी बताइए, तो आप ये रिलेशन याद रखेंगे, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एसिडिटी या बेसिसिटी। लेकिन थोड़ा सा एक आपको ध्यान देना है कि यदि H3PO3 कहीं ऐसा आ जाए तो इसमें कितने हाइड्रोजन डिसोसिएट होंगे? 3। दिख रहे हैं 3, लेकिन इसमें हाइड्रोजन डिसोसिएट होते हैं 2। ठीक, तो इसको थोड़ा सा स्पेशल केस याद रखना, क्योंकि जो अपन ये देखते हैं जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस स्ट्रक्चर में हमको P डबल बॉन्ड O और एक OH ये मस्ट होना चाहिए फास्फोरस के ऑक्सो एसिड में। ठीक, अब कितने OH लगेंगे यहां पर? 2। तो वही हाइड्रोजन डिसोसिएट होता है जो ऑक्सीजन से लगता है। तो कितने OH आए यहां पर? 2, यानी इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2। और वैसे देखते हैं तो हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 3। तो अब यदि मान लो हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाए कि H3PO3 जो दिया है इसका 0.1 मोलर है, तो इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी? तो यहां सावधानी रखना है कि आपको 0.1 में 2 से मल्टीप्लाइड करना है, 3 से मल्टीप्लाइड नहीं करना है। ठीक, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, इनको ध्यान देना है। चलिए, तो नॉर्मलिटी से रिलेटेड और भी जब कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताते चलिएगा। इसके बाद में मोलरिटी तो बहुत सिंपल है, बताने की जरूरत नहीं है अब इसमें। मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। देखिए, मोल फ्रैक्शन का मतलब यह हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के जो मोल्स हैं। अब इसकी मीनिंग समझें। जैसे हमारे पास एक कंपोनेंट ए लिया, एक कंपोनेंट बी ले लिया, इसके मोल हो गए Na, इसके मोल क्या हो गए? Nb। अब जब दोनों कंपोनेंट को मिलाएंगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूशन के मोल कितने हो जाएंगे? Na प्लस Nb, ये सॉल्यूशन के मोल हो गए। अब जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है उस कंपोनेंट के मोल अपान टोटल मोल। ठीक, मान लेते हैं कि कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो Na अपान Na प्लस Nb। कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो Nb अपान Na प्लस Nb। इतनी मेरी समझ आ गई। अब यदि हम दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम करें कि XA प्लस XB तो क्या मिलेगा हमें? 1। अब फाइनली रिजल्ट आपको ये याद रखना है कि सॉल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट्स क्यों ना हो तो सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज ऑलवेज 1। ऐसा नहीं कि केवल बाइनरी सॉल्यूशन के लिए है, ये टर्नरी सॉल्यूशन के लिए भी होगा। मान लेते हैं कि तीसरा कंपोनेंट हमारे पास C था, तो इसके भी मोल क्या होंगे? Nc। तो टोटल मोल अपने पास क्या हो जाएंगे? Nc। ठीक, तो इन मोल फ्रैक्शन का जो अपन सम निकालेंगे कि XA प्लस XB प्लस XC इक्वल टू भी क्या मिलेगा आपको? 1 ही मिलेगा। ठीक, नहीं तो इस भ्रम में पड़ जाए कि केवल 2 के लिए होता है। कितने भी कंपोनेंट्स हो सबका मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। निकालने का तरीका आपको मालूम हो गया कि किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट के मोल्स अपान टोटल मोल्स। अब इसकी यूनिट क्या आएगी? ये डायमेंशनलेस, यूनिटलेस रहेगा, क्योंकि ऊपर भी मोल रहेंगे और नीचे भी मोल रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? इसका यूनिटलेस रहेगा। ठीक, अब यदि आपको कभी भी मास फ्रैक्शन आता है, अब मास फ्रैक्शन क्या है? तो जैसे अपन ने मोल फ्रैक्शन पढ़ा, यहां मोल के बेस पे निकालते हैं, तो मास फ्रैक्शन में क्या रहेगा? मास के बेस पर रहेगा। जैसे हमने मान लिया कि कंपोनेंट जो ए है, ठीक, इसका मास हमारे पास में क्या है? Ma। इसका मास हमने क्या ले लिया? Mb। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? Ma प्लस Mb हो जाएगा। तो मास फ्रैक्शन आप ए कैसे निकालेंगे? ए का मास अपान टोटल मास, ये मास फ्रैक्शन हुआ। और जब परसेंटेज में आएगा तो क्या करोगे? मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दोगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में एनसीईआरटी में दिया हुआ है मास फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए
कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन का ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक। तो ये अपन को ध्यान देना है कि मास अपॉन टोटल मास, ये मास फ्रैक्शन निकालोगे, ठीक। इसके बाद लास्ट यूनिट आती है पीपीएम। चलिए पीपीएम क्या होता है, फुल नेम बोलो जल्दी से। पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन यानी कितना, 10 की पावर 6। तो अभी तक जैसे हमने सबका कंसंट्रेशन किस में निकाला है, 1 लीटर में निकाला है, 1 लीटर में निकाला है। तो अब जो हम कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे किसमें करेंगे, 10 टू द पावर 6 पार्ट में कैलकुलेट करते हैं, तो इसे हम कहते हैं पीपीएम। और जो पीपीएम होता है, इस यूनिट का यूज हम कहां करते हैं, जहां लार्ज एरिया पर कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना होता है। जैसे हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन कितना है, या सी वाटर में साल्ट कितना प्रेजेंट है, यहां पर इस यूनिट का यूज किया जाता है। कभी भी ऐसा आए कि लार्ज एरिया में या पोल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए आप कौन सी यूनिट यूज करेंगे, तो वो कौन सी कहलाएगी, पीपीएम। और एक शब्द ध्यान रखना है, अब आता है एक शब्द फॉर्मेलिटी। जो फॉर्मेलिटी होती है ये आयनिक कंपाउंड के कंसंट्रेशन के लिए होती है। क्यों, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये फार्मूला यूनिट पर होते हैं, ना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला। ध्यान देना, जैसे सोडियम क्लोराइड हम लिखते हैं ना NaCl, तो NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, ये सोडियम क्लोराइड की फार्मूला यूनिट होती है। तो ध्यान रखना, फॉर्मेलिटी कहां यूज की जाती है, आयनिक कंपाउंड के लिए होती है, बाकी कैलकुलेट करने का तरीका वही रहेगा। कंसंट्रेशन यूनिट समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है, नहीं है। चलिए आगे आते हैं अपन। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में हेनरी लॉ। हेनरी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, और हेनरी लॉ में आपको स्टेटमेंट याद रखना है, एप्लीकेशन याद रखना है। तो पहले ध्यान दें, हेनरी लॉ जो होता है ये गैस की सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बाय द प्रेशर, ये रिलेशन होता है हेनरी लॉ, ठीक। तो हेनरी लॉ को आप दो प्रकार से समझते हैं। नंबर 1, डिजॉल्व्ड मास ऑफ द गैस इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, ठीक। डिजॉल्व्ड मास ऑफ द गैस, ठीक, गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक, ऑफ द गैस एट इक्विलिब्रियम इन द सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन और गैस के बीच में जो इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हुआ है, उस कंडीशन पर जो गैस पर लगने, गैस के द्वारा जो प्रेशर लगता है, ठीक, वो होता है P। यहां पर समझना, तो यहां पर हमने लिया, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने एक कंटेनर में लिक्विड ले लिया है, समझना, और ये आपके पास में लिक्विड है, यहां पर अपन ने ये गैस भरी हुई है, मतलब इसकी वेपर्स आ गई, तो इनके बीच में क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक। अब इस इक्विलिब्रियम पर जो गैस पर लगने वाला, जो गैस के द्वारा लगने वाला प्रेशर है, जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा उतना ज्यादा अमाउंट गैस का क्या होगा, यहां पर डिजॉल्व होता हुआ चला जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखना कि M इक्वल टू अपन ने लिया हेनरी कांस्टेंट KH एंड क्या कर दिया P, ठीक। अब ये जो KH है ये किस किस बात पर डिपेंड करता है, आपने देखा हर गैस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, यानी नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड किया। हर सॉल्वेंट पर गैस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, यानी नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पर डिपेंड किया। और तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, टेम्परेचर। तो हेनरी कांस्टेंट KH किन किन बातों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। अब इसमें भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है, समझना। उन्होंने बताया कि एथेन का इतना मास डिजॉल्व हुआ है इतने प्रेशर पर, तो बताइए एथेन का इतना मास, उन्होंने चेंज कर दिया, कितने प्रेशर पर डिजॉल्व होगा। तो पहली कंडीशन ध्यान देना, आपको मास दे दिया, प्रेशर दे दिया है 1 बार, इससे क्या निकाल लेंगे आप,
KH निकलाएगा। अब जब KH निकलाएगा तो फिर दूसरी कंडीशन उन्होंने मास दे दिया और आपने KH की वैल्यू फाइंड कर ली, तो पूछा कितने प्रेशर पर, तो आप क्या निकाल लेंगे, P निकाल लेंगे। ये एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन जाएगा ठीक। हाँ ये वाला क्वेश्चन तो यहां बैठ, हाँ नहीं अभी तो देखो 10 बार नहीं नहीं यहां बैठो ना, यहाँ नहीं नहीं ये तो सब बैठे आए हो तुम, 10-15 दिन के लिए दोस्ती छोड़ दो। हाँ और तुम दोनों के बीच में तो अच्छी दुश्मनी हो जाए यदि ना, तो पढ़ाई और बढ़ जाए ठीक। एक भी एक फैक्टर्स है ठीक, पढ़ाई को अफेक्ट करने वाला फैक्टर सबसे ज्यादा क्या होता है, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप आप अभी छोड़ दो, आई बात समझ में, पढ़ाई अपने आप बढ़ जाएगी ना। चलिए अब सेकेंड पॉइंट ध्यान दें। देखिए सॉल्वेबिलिटी को हम मोलैलिटी के बेस पर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं ठीक, और दूसरा मोल फ्रैक्शन के बेस पर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लो कभी ऐसा आता है ना कि कैलकुलेट दी सॉल्वेबिलिटी, तो अभी उस दिन अपन ने एक क्वेश्चन किया था मोल फ्रैक्शन से फाइंड किया था उसको ठीक। दूसरा स्टेटमेंट होता है वेपर प्रेशर के बेस पर। ध्यान देना कि प्रेशर ऑफ द गैस, जैसे मान लो मैंने नाइट्रोजन ले लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस ठीक, ये N2। अब इससे आपने क्या बना दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इक्वल टू KH और इनटू क्या हो जाएगा अपने पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अब यहां से भी एक न्यूमेरिकल आपका बनेगा ठीक। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज दिया रहेगा, कहीं कहीं हमारे पास में हेनरी कांस्टेंट भी देते हैं, तो पहले अपन यहां से क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, वो गैस के मोल अपान टोटल मोल। अब टोटल मोल में तो गैस के मोल रहेंगे और वहां पर आपको लिक्विड का भी दिया जाएगा। जैसे उसमें एक क्वेश्चन दिया है कि नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड एट दिस टेम्परेचर, हेनरी कांस्टेंट कितना दिया है, तो 1 लीटर पर नाइट्रोजन गैस की सॉल्वेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए। ये आपके साथ एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया है, इसको जरूर कर लेंगे। आगे बात समझ में। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए ध्यान देना, हेनरी कांस्टेंट KH नंबर 1 इट फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ गैस। KH गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। इट्स द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर। ध्यान देना अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग KH की वैल्यू होगी ठीक। टेम्परेचर यदि हम इंक्रीज करते हैं तो KH की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, और टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस की सॉल्वेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस सॉल्वेंट के लिए KH ज्यादा है उस सॉल्वेंट में गैस की सॉल्वेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। कितनी बात समझ में आ रही है, KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से KH क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और आपको मालूम है टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस की सॉल्वेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। यानी अब आपको सॉल्वेंट वो देंगे कि 3 सॉल्वेंट है जिनके KH की वैल्यू इतनी है, तो बताइए किस सॉल्वेंट में गैस की सॉल्वेबिलिटी ज्यादा होगी। तो जिस सॉल्वेंट के लिए KH की वैल्यू कम होगी उस सॉल्वेंट में गैस की सॉल्वेबिलिटी ज्यादा होगी। ये बात कंफर्म हो गई, और ये क्वेश्चन किसी न किसी प्रकार से बन के आएगा, बन जाएंगे। अच्छा तो ये अपन को हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ के एप्लीकेशन में ध्यान देना, पहला अपन ने जैसे देखा कि गैस की सॉल्वेबिलिटी इंक्रीज होती है प्रेशर इंक्रीज करने से, गैस की सॉल्वेबिलिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो एक क्वेश्चन यहां पे बनता है कि एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं विंटर में मोर कंफर्ट होते हैं इन कंपेयर टू समर ठीक। अब ऐसा क्यों हुआ कि देखिए समर में टेम्परेचर ज्यादा होने से गैस की सॉल्वेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी वाटर में ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा
तो सफिशिएंट अमाउंट में एक्वाटिक स्पीशीज को ऑक्सीजन नहीं मिलती है। मेरी समझ में आ गई। लेकिन विंटर में क्या हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, तो ऑक्सीजन गैस का कंसंट्रेशन वाटर में क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और एक्वाटिक स्पीशीज को क्या चाहिए, ऑक्सीजन ही तो चाहिए। इसलिए वो क्या होते हैं, विंटर में ज्यादा कंफर्ट होते हैं इन कंपेयर टू समर। तो केवल इसका जवाब हमको क्या देना है कि एज इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस। बात समझ में आ गई, बस इतना है आपको समझना है, बन जाएगा ये। अच्छा, अब इसके बाद में एप्लीकेशन में और बहुत सारी बातें आती हैं कि टू प्रोडक्शन ऑफ द बेवरेज, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो क्या करते हैं कि हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सील्ड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एज इंक्रीज द प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीजेस। कन्वर्ट, समझ में आ गई बात। दूसरा हमारे पास में आता है स्कूबा डाइवर्स। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बैंड्स किस वजह से होता है, स्कूबा डाइवर्स में बैंड्स की जो डिसीजेस होती है वो किस वजह से। स्कूबा जो डाइवर्स होता है वो कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर लेके जाता है। जब वो कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर लेके जाता है और जैसे वो टॉप से बॉटम की ओर आता है तो उसकी बॉडी में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, डेवलप होता है, और जब वो ब्रीथ करता है तो यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आ जाती है। अच्छी तरह से समझना। लेकिन ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक फंक्शन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, पूरे नर्व सिस्टम में पहुंचा देती है। लेकिन नाइट्रोजन का हमारी बॉडी में कोई भी मेटाबॉलिक फंक्शन नहीं होता है, ये कहीं पर भी कंज्यूम्ड नहीं होती है। और जैसे उसका बॉडी से प्रेशर रिड्यूस होता है तो यही नाइट्रोजन गैस बबल्ड फॉर्म पर बाहर स्केप आउट होने लगती है, इसलिए उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है, और इसी डिसीज को हम क्या कहते हैं, बैंड्स कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो मान लो कभी ऐसा कुछ देता है कि बैंड्स किस वजह से होता है, तो आप लिख सकते हैं टू एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द स्कूबा डाइवर्स बॉडी। ठीक, कितना ध्यान है, नाइट्रोजन गैस के एवोल्यूशन से होता है ऐसा। दूसरा हमारे पास में, अब इस प्रॉब्लम को हम दूर कैसे कर सकते हैं, हीलियम गैस, तो इसको अपन हीलियम से डाइल्यूट करते हैं। अब हीलियम से ही क्यों डाइल्यूट किया जाता है, क्योंकि जो हीलियम गैस होती है वो हाई प्रेशर में भी बॉडी में ब्लड में क्या होती है, डिजॉल्व नहीं होती है। बात समझ में आ गई। तो यदि पूछा जाए हीलियम गैस क्यों सेलेक्ट किया गया, तो आपको रीजन लिखना है यहां पर कि हीलियम गैस एट द हाई प्रेशर नॉट डिजॉल्व इन दी ब्लड। ठीक, इसकी मीनिंग यह निकलेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक हमने बताया था एनॉक्सिया होता है। अब ये जो एनॉक्सिया होता है ये किस वजह से होता है, ये ध्यान रखना है। जो एनॉक्सिया होता है, जो हाई एल्टीट्यूड में रहने वाले लोग हैं या जो क्लाइंबर होते हैं उनमें ये बीमारी होती है एनॉक्सिया की। ये एक वर्ड के लिए ध्यान रखना है सब क्वेश्चन ये। ठीक, तो ये किस कंडीशन में होता है कि देखिए, जैसे हम सरफेस से टॉप की ओर चलते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से वहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी कम होता जाता है। ठीक, जैसे जैसे आप हाइट में जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस होने से कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जो हाई एल्टीट्यूड में रहने वाले लोग हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं, तो वहां पर ऑक्सीजन का जो है क्या कंसंट्रेशन कम हो जाने से, ठीक, उनकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो इसके वजह से रीजन क्या क्रिएट हो जाता है, दे फील द वीकनेस, वो कमजोरी फील करने लगते हैं, एंड दे आर अनेबल टू प्रॉपर थिंकिंग, और वो सही ढंग से, उनकी कहना चाहिए कि बुद्धि काम नहीं करती है। जैसे आप लोग कभी कभी बोलते हैं ना, अभी थोड़ी चुप हो जाओ, बहुत ज्यादा हाफ ले रहे हैं तो अभी बात मत करो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो दिमाग काम नहीं कर रहा मतलब दे आर अनेबल टू प्रॉपर थिंकिंग। बात समझ में आ गई। तो इसी डिसीज को हम क्या कहते हैं, एनॉक्सिया।
तो एनॉक्सिया यदि पूछा जाए किस वजह से, ड्यू टू लेक ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से। ठीक, बेंड्स किस वजह से, एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस से। मीनिंग समझ में आ गई? बस इतनी इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए ध्यान रखना है। हाँ, अब एनॉक्सिया को दूर कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान देना, जब आपके घर के लोग कभी बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा में जाते हैं, तो जो पुराने लोग हम लोग से जो सुना है, वो कपूर लेके जाते हैं, कैम्फर लेके जाते हैं। काहे भाई कैम्फर लेके जाते हैं? क्योंकि वहां पर क्या, ऑक्सीजन उनको मिलेगी। एक्चुअली में सही होता है सोडियम, यदि हम पोटेशियम सुपर ऑक्साइड ले जाएं, तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड जो होता है ये सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन देगा। तो जो भी क्लाइंबर्स हैं या जिनको ऊंचे स्थानों में जाना है, तो साथ में क्या लेके चलें, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड लेके चलें। आई बात समझ में? ये होती है दोस्ती। ठीक, हम नहीं रह सकते अकेले। चलिए आइए, आगे आइए। हाँ, आप लोगों की मम्मी लोगों की केमिस्ट्री बहुत तेज है, वो साथ में कपूर लेके जरूर जाती है वहां। लेकिन बताई ना होंगे कि क्यों, वो बताते हैं कपूर लेके वहां जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। वो इतना जानते हैं कि जो बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं कपूर लेके जाते हैं, वो इसलिए लेके जाते हैं, कोई धार्मिक होगा, लेकिन रियलिटी क्या है कि लेक ऑफ ऑक्सीजन की कमी से वहां पर हमको ऑक्सीजन मिलती है। चलिए आइए नेक्स्ट, हेनरी लॉ के बाद अब एक शब्द में आते हैं अपन, वेपर प्रेशर क्या है। देखिए, वेपर प्रेशर को समझे, एक्चुअली में इसके नाम से ही क्लियर है, वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। अब ये वेपर्स के द्वारा प्रेशर कैसे एक्सर्ट होता है इसको समझना है। जैसे ध्यान देना, एवोपरेशन जो प्रोसेस होती है, एवोपरेशन प्रोसेस ऑल टेम्परेचर पर होती है। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट एक डेफिनेट टेम्परेचर पर होता है, लेकिन एवोपरेशन प्रोसेस के लिए किसी भी टेम्परेचर की, पर्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक, अब आपने ये वाटर ले लिया, और दूसरी कंडीशन, वेपर प्रेशर आप क्लोज्ड कंटेनर पर ही मेजरमेंट कर सकते हैं। यदि कंटेनर क्लोज्ड नहीं है तो वेपर प्रेशर को आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक, ध्यान दें, ये एवोपरेट होगा, तो इस एवोपरेशन प्रोसेस पर ये वेपर्स आएंगी, वेपर्स का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा। इक्विलिब्रियम अटेन करने का मतलब, रेट ऑफ एवोपरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जब दोनों ये इक्वल हो जाएंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर वेपर्स के द्वारा जिस लिक्विड सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट होता है, उसी प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर कहते हैं। मेरी समझ आ गई? तो वेपर प्रेशर की जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड पार्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज द वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर किस किस बात पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर। आप टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि आप टेम्परेचर यदि इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ एवोपरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मेरी समझ में आ गई? और दूसरी कंडीशन हमारे पास होती है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट या नेचर ऑफ द लिक्विड। अब नेचर ऑफ द लिक्विड की मीनिंग क्या है? एवोपरेशन का मतलब आप पहले समझें कि यदि सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स यदि कमजोर है, वीक है, तो एवोपरेशन ज्यादा होगा, और यदि अट्रैक्शन फोर्स उसके बीच में स्ट्रांग है तो एवोपरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एवोपरेशन कम होगा तो कम वेपर्स आएंगी, कम वेपर प्रेशर लगेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि इन सब्सटेंस को इनके वेपर प्रेशर के बेस पर अरेंज करें। नंबर वन,
आपको मिल गया क्या, H2O। नंबर 2 आपको मिल गया एथेनॉल, और आपको नंबर 3 मिल गया ईथर। अब बताइए इन तीन सब्सटेंस में सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका? अभी मैंने एक सेंटेंस क्या बोला है, जिन मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा उसका एवोपरेशन कम होगा, एवोपरेशन कम होगा तो कम वेपर्स आएंगी, कम वेपर्स आएंगी तो वेपर प्रेशर कम होगा। ईथर। H2O में स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसने भी है लेकिन वीक है, क्योंकि इसका साइज यहाँ पे अल्काइल के ज्यादा हो गया। लेकिन ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, यहां पर ओनली डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होता है, वीक अट्रैक्शन फोर्स। तो ईथर का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा, उससे कम रहेगा एथेनॉल का, और उससे सॉरी सबसे ज्यादा इसका, उससे कम इसका, और वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा ये सबसे कम होगा। अब क्या समझ में आया कि किसी भी सब्सटेंस में उनके मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये बनेगा, अरेंज करते बन जाएगा। ठीक, आपको पहचानना पड़ेगा कि किसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा है या सबसे कम है। अब इसी से रिलेटेड, वेपर प्रेशर से रिलेटेड जो है, अब सॉल्वेबिलिटी उसमें एक वहां आपने राउल्ट्स लॉ पढ़ा होगा। अब राउल्ट्स लॉ बहुत ज्यादा तो अपन को डिटेल पढ़ने का टाइम है नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कैसे जल्दी से तैयार करें उसके लिए आपको ये बताया गया है। देखिए, आप राउल्ट्स लॉ को आप दो टाइप से पढ़ते हैं, एक हमारे पास रहेगा वोलाटाइल और दूसरा कंपोनेंट भी वोलाटाइल, और एक पढ़ेंगे हम नॉन वोलाटाइल और दूसरा कंपोनेंट क्या रहेगा, वोलाटाइल। ठीक, तो सबसे पहले जैसा अपन देखें कि यदि हम वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिक्स कर देते हैं, अब यहां पर थोड़ा एक बड़ी गहराई से थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ये हमने लिया सॉल्वेंट, क्या ले लिया, सॉल्वेंट में वाटर ले लिया। अब बताइए वेपर्स किसकी बनेगी, वाटर की ही बनेगी। ये वाटर की वेपर्स आई, ये वाटर की वेपर्स। तो ये जो हमारे पास में वेपर प्रेशर जो यहां लगेगा, इसी को हम बोलेंगे इम्प्योर स्टेट पर, जिसको यहां पर डिनोट किया है अपन लोगों ने क्या, P0 से, यानी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ध्यान देना अच्छी तरह से। अब यदि इसमें आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया जैसे सोडियम क्लोराइड, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। या एक क्वेश्चन पूछता है कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को यदि वोलाटाइल सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, क्यों? अब इसका रीजन ये है कि जो नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस है, इसके कुछ पार्टिकल्स ये पूरे सरफेस में क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जैसे अपन सोडियम क्लोराइड मिलाएं तो सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन इस सरफेस में क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और ये नॉन वोलाटाइल है। तो अब जो यहां पर एवोपरेशन की जो प्रोसेस होगी वो कहां से होगी, जहां पर ये पार्टिकल है वहां से तो होगी ही नहीं। तो नंबर ऑफ वेपर्स पार्टिकल क्या होंगे, यहां पर डिक्रीज हो जाएंगे, इसलिए वेपर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स उस सॉल्वेंट की सरफेस को ऑक्युपाइड कर लेते हैं। ऑक्युपाइड करने की वजह से यहां पर एवोपरेशन डिक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ वेपर्स पार्टिकल डिक्रीज हो जाते हैं, इसलिए वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। तो एक क्वेश्चन, ये छोटा सा नॉर्मल क्वेश्चन बनता है कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों होता है। अब आपको केवल जवाब देना है कि नॉन वोलाटाइल पार्टिकल्स ऑक्युपाइड द सरफेस ऑफ द वोलाटाइल सॉल्वेंट। आगे अब जो हमारे पास में जब या ऐड कर दिया तो इस ऐड करने का इफेक्ट क्या होगा हमारे पास, आप इसको बोलते हैं अपन सॉल्यूशन।
तो जो वेपर प्रेशर बना उसी वेपर प्रेशर को अपन ने कहा क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या कहीं कहीं इसको वेपर प्रेशर को नोट करने के लिए पीए बोला गया। ठीक, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन यानी पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ द वोलाटाइल कंपोनेंट। भाई यहां पर केवल किसकी वेपर्स है, वोलाटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, या इसी को अपने लिखा था पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, वेयर पी नॉट ए इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। बात समझ आ गई। तो यहां पर कौन आया, जो वोलाटाइल कंपोनेंट था वही आया। अब मान लेते हैं कि हमारे पास में दूसरा कंपोनेंट भी वोलाटाइल है, तब क्या होता, उसकी भी वेपर्स आती, तो उस कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता, तो हमने कहा कि पी बी इक्वल टू क्या बोलेंगे, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक, और जैसे हमने पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर, दो शब्द ध्यान देना, पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलाटाइल कंपोनेंट ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलाटाइल कंपोनेंट बी। यहां पर समझने में कभी कभी गलती होती है, हम यदि सिंगल कंपोनेंट ऐसा भी कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जब केवल एक कंपोनेंट वोलाटाइल हो और एक कंपोनेंट क्या हो, नॉन वोलाटाइल। आई बात समझ में। अब यदि दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल हो जाते हैं तो यहां पर हम क्या यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, और इन दोनों का सम ही क्या होता है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो ये आप ध्यान रखना, इसका एक न्यूमेरिकल जरूर आता है। अब यहां पर क्वेश्चन जो बनेंगे क्या बनते हैं, लिक्विड फेज पर उनके कंपोजिशन फाइंड कीजिए। समझना, तो जब भी आपसे लिक्विड फेज पर कंपोजिशन कहा जाए कैलकुलेट करने के लिए, तब आपको मोल फ्रैक्शन ए और मोल फ्रैक्शन बी फाइंड करना है लिक्विड फेज पर। जब वो कहते हैं वेपर फेज पर फाइंड कीजिए, हमने यहां पर मोल फ्रैक्शन ही निकाला लिक्विड के केस में, और वेपर फेज में जब कहते हैं तो आपको क्या निकालना है, वाई ए इक्वल टू पी ए अपान पी टोटल। ठीक, और वाई बी इक्वल टू क्या निकालना है आपको, पी बी अपान पी टोटल। तो ये आपको मिलेंगे कहां पर, वेपर फेज पर। पी इक्वल टू क्या है, पी नॉट ए एक्स से, ये बन रहेगी। पीबी भी आपको मालूम रहेगा, इन दोनों का सम करेंगे पी टोटल। यह क्वेश्चन में दिया जाता है, एक क्वेश्चन आपके एग्जांपल में इंटेक्स में दिया हुआ है। ठीक, कि लिक्विड फेज पर कंपोजिशन फाइंड करें और गैस फेज पर कंपोजिशन फाइंड करें। तो गैस फेज पर करने का मतलब आपको इस फॉर्म पर निकालना पड़ेगा कि जो हमारे पास में उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है उसको टोटल वेपर प्रेशर से डिवाइड करेंगे तो ये निकलाएगा। हाँ, लिक्विड फेज के लिए बस एक्स, जो अपन ने मोल फ्रैक्शन ही निकाला, एक्स ए एक्स बी, ये लिक्विड फेज के लिए। और वैसे भी आपको मालूम है ये फार्मूला आया कहां से, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर जो होता है उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। तो मैंने क्या बताया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर। बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कई बार पूछा भी गया, उससे रिलेटेड है, उसको ध्यान देना है। आई बात समझ में। चलिए, अब इसमें आपसे कभी ग्राफ के बारे में तो आपको मालूम है, यदि नहीं है पहले ग्राफ में समझ लें। कभी कभी हमारे पास ग्राफ के भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना है। आपने ये दो कंपोनेंट ले लिए, ठीक, और दोनों को अपन ने ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, ध्यान देना, ये मोल फ्रैक्शन होती है। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ये वेपर प्रेशर है। ठीक, अब यहां पे मैंने लिया कि x इक्वल टू 1 तो x b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और यहां पर x a इक्वल टू 0 तो x b इक्वल टू क्या रहेगा 1। ध्यान देना, ये जो लाइन आपको दिख रही है वर्टिकल लाइन, ये प्योर कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक,
अब मैंने यहां पर लिया वेपर प्रेशर प्योर स्टेट पर पी नॉट ए और यहां पर मैंने कर दिया पी नॉट बी। ठीक, अब ये सोल्यूशन का ले लिया। अब यहां पर एक क्वेश्चन ध्यान देना, किस कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, कंपोनेंट ए या कंपोनेंट बी? कंपोनेंट बी, क्योंकि जिसके बीच अट्रैक्शन फोर्स कम होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। अभी अपन ने पढ़ा, इसका ये वेपर प्रेशर ज्यादा है, यानी कंपोनेंट बी के मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। यहां पर वेपर प्रेशर कम है, इसका मतलब कंपोनेंट ए के बीच जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। एक बात समझ में आ गई? ये जो हमारे पास में लाइन है ये आपको टोटल वेपर प्रेशर यानी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है, पी ए प्लस पी बी। और ये जो अपने पास में है कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर यानी पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और ये पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी को रिप्रेजेंट कर रही है। इतनी मेरी समझ में आ गई? तो यहां पर छोटे छोटे से क्वेश्चन ग्राफ के बेस में भी दे सकते हैं जो आपको समझना है। अब ये अपने पास में वेपर प्रेशर बना और एक आइडियल सॉल्यूशन में भी आप इसको समझेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल में आएंगे, इसी के बेस में हम बता देंगे। इतनी मेरी समझ में आ गई? तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्योर स्टेट। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्योर स्टेट। ये लाइन किसको अंदर का एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूशन को। ठीक, इसके बेस पर ये करेंगे। नेक्स्ट आइए, चलिए अब हमारे पास आता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, पहले बताइए। सॉल्यूशन कंसंट्रेशन के बेस पर कितने टाइप में डिवाइड किए गए हैं, 5। उन 5 में से कौन सा सॉल्यूशन है जो आइडियल सॉल्यूशन होता है? हाँ, कौन सा सॉल्यूशन जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। आई बात समझ में? अब डाइल्यूट सॉल्यूशन की मीनिंग क्या है कि देखिए सॉल्यूट इतना कम अमाउंट में होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहते हैं, तो ना अट्रैक्शन ना रिपल्सन। तो जहां पर अट्रैक्शन नहीं है, रिपल्सन नहीं है, वही तो आइडियल है। और अभी हमने देखा कि हमने आइडियल बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ समय बाद वो आइडियल फिर नॉन आइडियल में चेंज हो गया, क्योंकि नहीं पढ़ सकते हम जब तक दोनों नहीं बैठेंगे बगल में। तो ठीक, तो आइडियल का मतलब ये हुआ नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन। ध्यान देना, आइडियल सॉल्यूशन कौन है? आइडियल सॉल्यूशन वो है जो राउल्ट लॉ को फॉलो करें एट द गिव ऑल द कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर, यानी द सॉल्यूशन या द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which obeys the Raoult law in all the range of temperature and concentration is known as the ideal solution। ठीक, अब आइडियल सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक होते क्या हैं वो समझना है। अब आइडियल सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक में आपको पढ़ना है कि जैसे मैंने बताया राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे, यानी पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। पहली कंडीशन अच्छे समझते चलना। दूसरी कंडीशन डेल वी मिक्सिंग इक्वल टू 0, यानी यदि उन दो कंपोनेंट को मिक्स कर दिया जाए तो वॉल्यूम चेंज क्या रहे, 0। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि कंपोनेंट ए हमारे पास में 50 ml है और कंपोनेंट बी भी हमारे पास 50 ml है। अब दोनों कंपोनेंट को हमने मिक्स किया और ये मिलता है सोल्यूशन एग्जैक्ट 100 ml, तब ये आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। यानी कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को मिक्स करने पर यदि 100 ml मिल जाता है तो वो आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं, और यदि 100 से डेविएट कर गया, कम या ज्यादा हो गया, तो वो सोल्यूशन क्या होगा, नॉन आइडियल होगा। तो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहां बनेगा कि यदि ए का 50 ml है, बी का 50 ml है, इसको मिक्स करने पर 100 ml आता है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आइडियल सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तीसरी कंडीशन, डेल एच मिक्सिंग यानी एंथैल्पी चेंज 0 है। अब एंथैल्पी चेंज 0 की मीनिंग क्या है, यदि हम दोनों कंपोनेंट मिलाएं तो जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर उतना ही रहे जितना कि उन कंपोनेंट का मिलाने के पहले था, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, तब हम बोलेंगे कि ये आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक। फोर्थ कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि ए और बी दोनों कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच जो नया अट्रैक्शन फोर्स बना है, वो अट्रैक्शन फोर्स मिलाने के पहले जो उनके बीच में था उतना ही होना चाहिए। तो ये क्या रहेगा, आइडियल सॉल्यूशन। कहता हूं जो एक ही सीरीज को फॉलो करते हैं, जो अपने ही फैमिली को फॉलो करते हैं, वो एग्जाम्पल आते हैं किसमें, आइडियल में आते हैं। जैसे बेंजीन, तो बेंजीन के साथ में यदि टॉल्यूइन मिला दी जाए तो ये क्या बन जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। एथाइल ब्रोमाइड के साथ एथाइल आयोडाइड मिला दिया जाए, ब्रोमोबेंजीन के साथ क्लोरोबेंजीन मिला दिया जाए, जिसमें ध्यान रखना एक चीज कॉमन आ जाए, तो वो क्या बना लेते हैं, आइडियल। मीनिंग समझ में आ गई। और जो इन कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं वो सॉल्यूशन क्या रहते हैं, नॉन आइडियल। यानी दो कंपोनेंट मिलाएं तो उनका जो वेपर प्रेशर है इसके इक्वल नहीं आता है, वॉल्यूम चेंज 0 नहीं होता है, एंथैल्पी चेंज 0 नहीं होता है, अट्रैक्शन फोर्स इक्वल नहीं होता है, तो वो सभी क्या हो जाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक, थक तो नहीं गए हो है? हाँ, बस लास्ट ही तो पहुंच गए अपन। इतनी मिनट समझ में आ गई? हाँ, वो रखा है। हाँ, चलिए अब आगे आइए। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, डेफिनेशन मालूम हो गई। अब यहां पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप से होते हैं, ध्यान देना। पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल। अब यहां पर भी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान देंगे। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब, पहली कंडीशन कि दो कंपोनेंट को मिलाने के बाद जो वेपर प्रेशर आता है वो वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड टू राउल्स लॉ से अधिक हो जाता है, यानी कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द राउल्स लॉ इज नोन एज द पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ये बताइए वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों आया, क्योंकि एवोपरेशन ज्यादा हुआ। तो इसका और एवोपरेशन कब ज्यादा होगा, जब अट्रैक्शन फोर्स वीक हो गया होगा। मीनिंग समझ में आ गई ना। अब यहां से एकदम क्लियर हो जाता है कि अब अट्रैक्शन फोर्स वीक क्यों हो गया, क्योंकि उनके बीच में कुछ ऐसा हुआ कि बॉन्ड ब्रेकअप हो गई। ऐसा कुछ हुआ कि बॉन्ड क्या हो गए, ब्रेकअप हो गए। ठीक, अब वो बॉन्ड ब्रेकअप कैसे हो गए होंगे उनको समझना है। जैसे हमने एक एग्जांपल छोटा सा लिया अभी, एथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन।
अब हम पहचानेंगे कैसे, ध्यान देना कि यदि उन कंपोनेंट में एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके बीच में, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगता हो, जैसे वाटर। तो वाटर मॉलिक्यूल्स में, या अपन एथेनॉल लें कि एथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जब हाइड्रोजन बॉन्ड इन्होंने बनाया, तो मैंने बताया हाइड्रोजन बॉन्ड कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक, वो केमिकल बॉन्ड नहीं है। अब आइए यहां पे HOH, ठीक, इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड वर्क कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अब साइक्लोहेक्सेन मिला दिया गया, तो साइक्लोहेक्सेन जो है, इनके बीच में जो एक गैप था अट्रैक्शन के लिए, ये आ गया। जब ये आ गया तो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, कम। जब अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया तो ये एवोपरेट होने लगा, इसलिए वेपर्स क्या हो गई वहां पर, ज्यादा। अब ये हम पहचानते कैसे हैं, इसको ध्यान देना है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसको। वैसे भी आपको एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिए उन्हीं को याद रखें, फिर भी मान लो कि किसी एग्जाम में आता है तो वाटर के साथ कुछ भी मिलाया जाए, ध्यान देना, तो वाटर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इनसे में कुछ भी मिला दिया जाएगा तो इसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स को वो कम ही करता है। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल आ गया कि एथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन या वाटर एंड साइक्लोहेक्सेन, ये कौन सा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक। यानी मिलाने के बाद जो नया अट्रैक्शन फोर्स हुआ है वो कम हो गया है मिलाने के पहले से, इसलिए एवोपरेशन ज्यादा हुआ, वेपर्स ज्यादा आई, ठीक, और वेपर प्रेशर अधिक हुआ। अब ये बताइए कि यहां पर दूसरी कंडीशन क्या हुई, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। भाई अट्रैक्शन फोर्स जब कम होगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी, हाँ, अब यहां पर ध्यान देना कि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वो कूल्ड हो जाएगा या वार्म्ड हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहां पर, दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान देना। पहले आपको क्वेश्चन की मीनिंग समझा देता हूं। क्वेश्चन जैसे ये आया कि यदि हमने ए लिया 50 ml और बी भी लिया हमने 50 ml और दोनों को हमने मिलाया तो ये हमको 100.5 ml मिला, बताइए कौन सा डेविएशन शो कर रहा है, ये पॉजिटिव, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। एक तो ऐसा मिलेगा क्वेश्चन। दूसरा, हमने दो कंपोनेंट को मिलाने के बाद में रिजल्टेंट सॉल्यूशन देखते हैं, कूल्ड हो जाता है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यदि वो कूल्ड हो जाता है तो वो पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल को रिप्रेजेंट करता है। अब क्यों करता है, पहले ध्यान दें, यहां पर डेल एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव। अब पहले बताइए एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेल एच का पॉजिटिव होना मतलब एंडोथर्मिक, नेगेटिव होना यानी एक्सोथर्मिक। अब थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, जैसे हम ये कहें आप ये दो कंपोनेंट को मिला के सॉल्यूशन बना लिए, तो सॉल्यूशन आपके पास में, अब आपने अभी क्या बताया, ये कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, हीट को एब्जॉर्ब कर लेना। तो सॉल्यूशन में से हीट यदि एब्जॉर्ब हो जाती है, सॉल्यूशन में से हीट यदि एब्जॉर्ब हो जाती है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कूल्ड हो जाएगा। आप इसको यूं मान के चलें, जैसे आप फ्रिज में कोई भी सब्जी या कुछ भी रखते हैं तो कुछ समय बाद आपको कैसी नजर आती है, वो कैसी लगती है, ठंडी लगती है। क्यों, क्योंकि उसमें जो हीट कंटेंट थी उससे हीट को क्या कर लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया है। आई बात समझ में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन 1 मार्क्स पर ध्यान देना है। दो कंडीशन ध्यान रखना है, यदि वॉल्यूम टोटल से ज्यादा आ जाए तो पॉजिटिव डेविएशन, मिलाने के बाद में यदि सॉल्यूशन
कूल्ड हो जाता है तो वो पॉजिटिव डेविएशन कहलाता है। और उसको कैसे याद रखोगे, जैसे मैंने बताया कि ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट को एब्जॉर्ब करना। तो सॉल्यूशन से हीट को यदि एब्जॉर्ब कर दिया जाए तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कूल्ड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आइए नेगेटिव जस्ट अपोजिट। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ये जो 100.5 ml था तो ये अपन को मिलेगा 99.5 यानी 100 से कम मिलेगा। वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम डिक्रीज हो गया मतलब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाने से एवोपरेशन कम होगा, इसलिए यहां पर वेपर प्रेशर भी क्या हुआ, कम हुआ। लेकिन यहां पर अपन देखेंगे कि डेल एच जो है लेस देन 0 मतलब क्या हुआ, नेगेटिव। और नेगेटिव होने का मतलब कौन सा रिएक्शन हुआ, मतलब क्या हुआ, हीट रिलीज किया। तो जब वो कंपोनेंट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा तो हीट रिलीज होगी, तो वो हीट कहां जाएगी, सॉल्यूशन में जाएगी। कहां जाएगी, सॉल्यूशन में जाएगी। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बॉइल हो जाएगा। इतनी भी समझ में आ गई। तो ये दो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है कि यदि रिजल्टेंट सॉल्यूशन बॉइल होता है वो नेगेटिव डेविएशन। कंफर्म। अब इसके बाद आता है हमारे पास एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या है, तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर में आपको ध्यान देना है कि जैसे हमने दो कंपोनेंट मिलाते हैं ए और बी, ध्यान दीजिएगा ये अलग अलग नेचर के हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। लेकिन यदि इन कंपोनेंट को हम एक डेफिनेट रेशियो पर मिला दें, जैसे मैंने कंपोनेंट एक ले लिया H2O और एक कंपोनेंट ले लिया मैंने एथेनॉल, ये ले लिया। अब यदि H2O का मैं 95.5% ले लूं और इसका मैंने 4.5% ले लिया, समझना, यदि ये इस रेशियो पर मिला दिए जाएं तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही बॉइल्ड होने लगते हैं। पहले यदि इस रेशियो से डिफर है तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, और यदि इस रेशियो पर मिला दिया गया तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। देखो एजियोट्रोपिक मिक्सचर, दो कंपोनेंट लिए ए एंड बी, दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंट है। लेकिन यदि एक डेफिनेट रेशियो पर रख दिया जाए कि 95.5% वाटर लिया मैंने, नहीं उल्टा बोल दिया इसको 4.5% समझना, और इसको 95.5% एथेनॉल ले लिया। अब यदि इस परसेंटेज पर, इस रेशियो पर मिक्स कर दिया जाए तो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम टेम्परेचर हो जाता है, यानी एक ही टेम्परेचर पर ये बॉइल्ड होने लगते हैं, वेपर्स में चले जाते हैं। कहने का मतलब हुआ कि द कंपोजिशन, द डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड which is completely distilled without change its composition is known as the boiling azeotropic mixture। यानी कि एक कंपोनेंट है, जो कंपोनेंट है उनका एक डेफिनेट रेशियो पर मिलाने पर वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर कंप्लीटली डिस्टिल्ड हो जाते हैं, अपने कंपोजिशन में किसी भी प्रकार का चेंज किए हुए बिना। यानी कि यदि ये डिस्टिल्ड होते हैं तो उसमें भी हम जो देखेंगे तो हमको वाटर मिलेगा 4.5% ही, और अल्कोहल भी कितना मिलेगा, 95.5%। तो एक सिंपल डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि अ डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड which is completely distilled without change its composition at the constant temperature is known as the azeotropic mixture। यानी एजियोट्रोपिक मिक्सचर को ध्यान देना है, ये हम इनको जनरल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी इनको अपन सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दो टाइप के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। अब मुझे आप पहले बताएंगे कि पॉजिटिव डेविएशन